हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर संस्कृत शिक्षण के लघुत्तरी प्रश्नों को कराने वाली हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को संस्कृत के बहुविकल्पी प्रश्न और आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा दिया है। साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ के भी क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, कंप्लीट मिलेंगे, जो मैंने करा दिए हैं। और उसके साथ साथ कुछ महामैराथन क्लासेस को भी मैंने पढ़ाया है। और साथ ही साथ विभक्ति की कौन कौन सी ट्रिक होती हैं जिनके माध्यम से हम विभक्ति को पहचान सकते हैं कि ये कौन सी विभक्ति है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कई सारी वीडियोस संस्कृत की करा दी हैं। आज मैं आपके जो 2016 से ले करके जो अब तक आपका पेपर हुआ है 2022 तक के सभी पेपर का लघु उत्तरीय प्रश्न को कराऊंगी। तो स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका पेपर जो है वो आपका 26-27 जो भी आपकी डेट थी उसी डेट में हो सकता है आपका कैंसिल हो। मुझे तो नहीं लगता कैंसिल होगा, लेकिन आप उसी डेट के अकॉर्डिंग पढ़िए। कोई भी पेपर कैंसिल वैंसिल नहीं होगा, अगर होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आप उसी डेट की पूरी तैयारी करिए। अगर मान लो आपका पेपर हो गया, ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ, मान लो, ठीक है, पेपर जिस डेट में दिया गया है, जो डेट शीट आपकी दी गई उसी डेट शीट में हो गया, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के कहने पर मत आइए, बस आप पेपर की तैयारी करते रहिए। चलिए, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से चीज़ों को समझते और पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें पेपर में पूछी गई हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं और किन क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। लेकिन आपको पता है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें तो आपको कोई भी किसी भी तरीके के आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी को एकदम रट्टा मार लेना है। ठीक है, चलिए, तो 2016 में जो आपका संस्कृत का पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये था कि वचन किसे कहते हैं? अगर छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जानी चाहिए, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी कि अगर आप छोटे बच्चों को वचन पढ़ाने जा रहे हो तो आप उसको कैसे वचन पढ़ाओगे, कैसे कैसे उदाहरण देकर आप बच्चों को वचन पढ़ाओगे। तो चलिए, तो आपको पता है जो संस्कृत में वचन होते हैं ये क्या होते हैं। तो संस्कृत का जो वचन होता है, शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक का, दो का या दो से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। आपको पता है आपके संस्कृत में वचन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी में आपके 2 प्रकार के होते थे। तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जैसे छात्रा, बालका, यानी एक छात्र की बात की जा रही है और एक बालक की बात की जा रही है। द्विवचन 2 बालक और 2 छात्रों की बात की जा रही है। द्वि मतलब 2, ठीक है, 2 बालक, ठीक है, द्वि मतलब होता है 2, यानी 2 बालक यानी 2 छात्रों की बात की जा रही है, तो हम उसे कहेंगे, जब भी किसी 2 बालक की बात की जा रही है तो हम कहेंगे छात्रों, बालकों। ठीक है, बहुवचन जैसे बहुत सारे छात्र, ठीक है, आप यानी कि आपके क्लास में बैठे सभी बच्चे, तो क्या हो जाएगा? छात्रा, बालका, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और इसके जो उदाहरण है, जैसे कि बालका पठति, ठीक है, यानी लड़की पढ़ती है या बालक पढ़ता है। ठीक है, बालका पठंती, पठंती हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि बालक पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बालक हैं ना, बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। देखिए, प्रश्न आपको 2 क्या बताया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में से हिंदी में अनुवाद बनाइए। जो आप कभी कभी पूछा जाता है कि हिंदी दी होती है उसमें संस्कृत में अनुवाद बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत से हिंदी में आपको अनुवाद बनाना है। ठीक है, तो क्या लिखा? अहम पुस्तकम पठामि। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आदर्श वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन आपको पता है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि आदर्श वाचन क्या होता है, अनुकरण वाचन क्या होता है। ठीक है, तो आदर्श वाचन, जैसे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, मैं जो वाचन कर रही हूँ, ये क्या है? आदर्श वाचन है। यानी कि मैं जो चीज़ों मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो ये आदर्श वाचन। शिक्षक जब किसी चीज़ का वाचन करता है तो वो आदर्श वाचन होता है। ठीक है,
जैसे शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। यानी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ ध्यानपूर्वक उसे सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आदर्श वाचक हो गया, आदर्श वाचन हो गया। अगर कहते हैं अनुकरण वाचन, तो इसमें शिक्षक क्या करता है? शिक्षक पढ़ाता है और बच्चे भी साथ ही साथ उसको पीछे पीछे उसकी नकल करते हैं, उसको पढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी टीचर ने कहा का से कबूतर, तो बच्चे ने उसको रिपीट किया का से कबूतर, तो ये हो गया अनुकरण वाचन यानी कि नकल करना। लेकिन आदर्श वाचन में क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बोलता है, यानी शिक्षण द्वारा, शिक्षक यहाँ पर होगा, ठीक है, शिक्षण नहीं होगा, शिक्षक होगा। शिक्षक मतलब टीचर, शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, ठीक है। चलिए, आदर्श वाचन की विशेषताएं क्या होती है? चलिए देखते हैं। इनकी विशेषता होती है जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है, यानी खुद पढ़ाता है, खुद बोलता है, खुद प्रेजेंटेशन करता है। यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? आदर्श वाचन कहलाता है, ठीक है। अध्यापक अपने वाचन को गति, यति, आरोह, अवरोह, स्वराघात व बलाघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। यानी अध्यापक जब भी बोलता है, जब भी पढ़ाता है, वाचन मतलब होता है बोलना, ठीक है। जब भी बोलता है तो वो क्या करता है? गति को देखता है कि वो कितनी स्पीड में पढ़ा रहा है, ऐसे उसको वो सोचता है कि हम ऐसे पढ़ाएं कि हमारे सभी बच्चों को समझ में आए। जैसे मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाती हूँ, ये सोचकर पढ़ाती हूँ कि मेरे सभी जितने भी प्रशिक्षु हैं, सभी को समझ में वो चीज़ें आ जाएं, तभी हम आगे बढ़ें। तो टीचर क्या करता है? जब भी पढ़ाता है किसी चीज़ को, तो वो उस पुस्तक में जो भी वो पढ़ाता है, वो सोचता है कि उसकी गति बहुत तेज़ ना हो, बहुत धीमी भी ना हो कि बच्चे एकदम बोर हो जाएं, ठीक है। और बहुत ना तेज़ हो ना धीमी हो, मीडियम में हो। आरोह और अवरोह को, उतार चढ़ाव को देखता है। स्वराघात किस स्वर में पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि आत्मनाम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, कुछ सूक्तियां हैं जो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगी, जो इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके आने की संभावना है, उनको मैं अलग से वीडियो में आपको बता दूंगी, ताकि आपकी जो सूक्ति है वो उसी पेपर से पहुँचे, मतलब फंस जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। यानी जो भी चीज़ें आपको नहीं पसंद है, अगर आप अपने साथ बुरा नहीं सोचते हो, अपने साथ बुरा नहीं करते हो, तो आपको दूसरों के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए बुरा भी मत सोचो, ठीक है। कभी कभी कुछ देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत शैतान टाइप के होते हैं, कि क्या होता है, या कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा नकचिड़े टाइप के नहीं होते हैं, एटीट्यूड वाले, कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम हॉल में अगर आप बैठे हो और आपने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, अगर उसको क्वेश्चन नहीं आता है या आता भी है ना, आपने देखा होगा अगर उसको क्वेश्चन आता भी है तो भी वो आपको उसका गलत आंसर बता देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही आप उसकी मदद ना करो, आप उसको आंसर्स ना बताओ, क्योंकि आपने मेहनत की है, आप नहीं चाहते हो बताना, कोई बात नहीं, लेकिन उसको गलत भी मत बताओ, ठीक है। अगर आप नहीं बता सकते हो तो मत बताओ, लेकिन गलत भी मत बताओ। यानी यही कहा गया कि अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई गलत क्वेश्चन बता दे तो आप क्या करोगे? आपको कितना बुरा लगेगा। तो इसके लिए ये कहा गया है, ठीक है। चलिए अब क्या कहा गया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है भू धातु का रूप लट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए, ठीक है। तो चलिए भू धातु का रूप तीनों वचनों के रूप में लिखते हैं। तो लट लकार में कहा गया है भू धातु को लिखने के लिए, तो लट लकार में तीनों रूपों में लिखना है। और क्या लिखना है? चलिए, तो तीनों रूपों में क्या है? प्रथम पुरुष में भू धातु का रूप तीनों रूपों में क्या है? भवति भवतः भवन्ति। क्या है? भवति भवता भवन्ति, भवसि भवता भवत, भवामि भवावा भवामा, ठीक है। देखिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भू धातु हो गया, दा धातु हो गई, भू हो गया, दा हो गई, और आपका क्या हो गया? चलिए नोट कर लीजिए, भू पढ़ लीजिएगा, दा पढ़ लीजिएगा, और आपका हो गया पठ धातु हो गई, ठीक है, जिसको पढ़ना बोलते हैं। दा मतलब देना, भू मतलब होना, भू मतलब होता है होना, ठीक है, क्या होता है? होना, ठीक है। दा मतलब होता है देना, ठीक है, और पठ मतलब आपको पता है पढ़ना होता है, ठीक है। और गम धातु आपका हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट धातु हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, तो क्या कहा गया है कि भू धातु रूप लट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए, ठीक है।
तीनों वचनों व पुरुषों में, यानी तीनों के तीनों वचन और पुरुष दोनों लिखने हैं। तो आपको पता है वचन आप इस तरीके से लिखते हो, ये आपका क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, और ये पुरुष है आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामि भवावह भवामः। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संस्कृत शिक्षण में शब्द कार्डों का क्या महत्व है। कक्षा में बच्चों को पशु व पक्षियों के संस्कृत नामों की जानकारी किस प्रकार देनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये कहा गया है यहाँ पर, मतलब कि क्वेश्चन कहने का मतलब इनका ये है कि संस्कृत शिक्षण में शब्द कार्ड जो होते हैं इनका हमारे संस्कृत में क्या इंपॉर्टेंस है, और हम जब भी किसी बच्चे को पशु और पक्षियों के बारे में या फलों के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में अगर बताना चाहें तो क्या हम इन कार्ड के माध्यम से बता सकते हैं, और बता भी सकते हैं तो कैसे बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं शब्द कार्ड क्या होते हैं। तो शब्द कार्ड या फ्लैश कार्ड, इसको हम फ्लैश कार्ड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया फ्लैश कार्ड क्या होता है तो भी आप आंसर आपका यही होगा। ठीक है, तो शब्द कार्ड या फ्लैश कार्ड मोटे कागज से बना चित्रात्मक कार्ड होता है, यानी मोटे मोटे कागज से बना चित्रात्मक कार्ड। चित्रात्मक कार्ड जैसे आपने छोटे बच्चों की क्लास जो बुक होती है उनको देखा होगा, यहाँ पे लिखा होता है का और यहाँ पे कबूतर बना होता है। ठीक है, तो बच्चों को आप बता देते हो कि ये का से क्या है, कबूतर। तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी प्री प्राइमरी वगैरह में होते, क्या होता है, कबूतर को देखकर वो उनको पता नहीं होता कि ये का क्या है। आप अगर अलग से उनसे पूछे ये क्या लिखा है तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कबूतर को देखकर तुरंत कहेंगे का से कबूतर। उनको कबूतर पता होता है, का वर्ड उनको नहीं याद रहता है, उनको पता क्या होता है, कबूतर। उनको ये रटा हुआ होता है कि कबूतर क्या होता है, का से कबूतर। तो उनको ये चीज़ रट जाती है, उनको वर्ड के बारे में नहीं पता होता, उनको सिर्फ चित्र के बारे में नहीं पता। तो आप चित्र के माध्यम से भी बता सकते हो। ठीक है, तो शब्द कार्ड या फ्लैश कार्ड मोटे कागज से बना चित्रात्मक कार्ड होता है। इस कार्ड में अंदर की तरफ एक और शब्द, दूसरी ओर चित्र व अर्थ लिखा होता है। यानी एक तरफ जो होता है आपका क्या होता है, जो चित्र होता है, कोई शब्द लिखा होगा, ठीक है, या फिर कोई वर्ड लिखा होगा, और उसके सामने या उसके पीछे अंदर की तरफ क्या होगा, क्या बना होता है, चित्र बना होता है। ठीक है, इनके माध्यम से शब्द रचना व वाक्य सिखाई जाती है, जिसमें कारणों को उचित क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी शब्द कार्ड के माध्यम से संस्कृत भाषा शिक्षण को सरल व रोचक बनाने के लिए शिक्षक रंगीन व आकर्षक पशु पक्षियों के चित्र का प्रयोग करके बच्चों को संस्कृत में पशु पक्षियों के बारे में पढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको बता दिया गया है कि ये कमल का फूल है, कमल होता है, वहाँ पे कमल का फूल बना होता है। ठीक है, कास, या फिर इस तरीके से का से कमल, ठीक है, गा से गुलाब, इस तरीके से आपने बच्चों को पढ़ाया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है कि आप नहीं लिख सकें। नेक्स्ट है आपके जो संस्कृत जो है उनको हिंदी में वाक्य करना है। अहम पुस्तकम पठामि। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए अहम पुस्तकम पठामि, और क्या कहा गया है, तम प्रति दयाम कुरु, शिशु प्रकृत्या सरला भवती, गुरुवे नमः। ठीक है, गुरु को नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आपका क्या क्या कहा गया है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, उनके प्रति दया करो, शिशु प्रकृति से सरल होता है, गुरु को नमस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, अनार, लड्डू, तरबूज, पेड़, चिड़िया, इन सभी के संस्कृत में नाम लिखिए। तो आपको संस्कृत में सभी के नाम पता होने चाहिए, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। एक से लेकर कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक गिनतियां संस्कृत में याद कर लें। ठीक है, कोशिश करिए कि 50 याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं याद हो गई तो 1 से लेकर 20 तक को 100% याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए घोड़ा, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्व कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपके जो हिंदी के पर्यायवाची होते हैं वो संस्कृत से मिलते हैं। ठीक है, तो उनको याद, अगर आपको पर्यायवाची याद है तो संस्कृत में आप आराम से कर लोगे। तो घोड़ा आप पढ़ते हो ना, अश्व है तुरंग, तो अश्व क्या है, घोड़ा, तो संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्वः। ठीक है, कुत्ता जिसे हम कुकरह कहते हैं। ठीक है, हिरन को मृग, हिरन का आपका क्या होता है, पर्यायवाची मृग होता है। ठीक है, तो हिरन का मृगः। बकरी का क्या होता है, अजा। कोयल का कोकिला। ठीक है, अनार का दानिम, माँ में हलंत लगेगा। लड्डू का मोदका। ठीक है, तरबूज का कलिंदम, यहाँ पे भी माँ में हलंत होगा। पेड़ का वृक्षा, आपको पता है पेड़ मतलब वृक्ष होता है। चिड़िया का चटक होता है ना, चटका, क्या हो जाएगा, चिड़िया का क्या हो जाएगा, चटका। ठीक है, चलिए
इस तरीके से कंप्लीट हुए आपके 2016 के लघु उत्तरीय प्रश्न। और अब शुरू करते हैं 2017 का पेपर और देखते हैं इसमें कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहा गया है, लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखे। लिख धातु लिखना से बनी हुई है, ठीक है, लिखना शब्द रूप से बनी हुई है और इसका लोट लकार में इसका आपको रूप लिखना है। तो लिख धातु का लोट लकार में रूप चलिए देखते हैं क्या है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखते हैं। प्रथम पुरुष में क्या है, लिखतु लिखताम लिखन्तु। क्या है, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत। ठीक है, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाव लिखाम। ठीक है, ठीक है, क्या है, लोट लकार में पूछा है, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाव लिखाम। ठीक है, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही मैं आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट के कवर करा दूंगी, उसके बाद मैं आपको ट्रिक में बताऊंगी कि कैसे आपको सारे विभक्ति और वचन कैसे याद करने हैं चुटकियों में। सब बहुत ईजी है, आपको सिर्फ ट्रिक पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। श्लोक पूछा जरूर जाता है, याद रखिएगा, एक श्लोक जरूर पूछा जाता है। क्षणम दोषाम पुरुषने हरात्यव्याभूति मिक्षता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसके बारे में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के कितने लक्षण होते हैं, 6 लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप में कौन कौन से बर्बादी के लक्षण हैं, आप देखिए इसमें। ठीक है, चलिए और कमेंट्स में आपको बताइएगा, ये आपका एक जोक वाला कमेंट हो गया। आप कमेंट में बताओगे कि आपके अंदर कौन सा बर्बादी का लक्षण है, आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण कौन कौन से होते हैं। नींद, ज़्यादा सोने से क्या होता है, आपका सारा जो है, आपका सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, सारी टाइम टेबल सारा जो है आप जो मैनेज करके रखते हैं एकदम ख़राब हो जाता है। मान लो आपका कल पेपर है और आपको अभी थोड़ा सा कुछ रिवीजन करने को बाकी रह गया और आप रिवीजन करना भूल गए, तो क्या हुआ, आप सो गए। मान लो आप सो गए तो क्या होगा, सारा चौपट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुस्सा। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, सब कुछ है, लेकिन क्या है, थोड़े से गुस्से की वजह से, थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा होने की वजह से लोग आपसे दूर भागते हैं। ठीक है, भय, डर के कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा हिम्मत रख के, हमेशा अपने अंदर एक हिम्मत रख कर काम करना चाहिए। ठीक है, डर के आगे जीत है लिखा होता है, लेकिन डर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तंद्रा हो गया, आलस हो गया, बहुत ज़्यादा आलसी नहीं होना। काम को टालने की आदत, बहुत से लोग काम को टालने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। अगर आप काम को ज़्यादा टालोगे तो वही आपका काम ही नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें बर्बादी के होते हैं, नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस और काम को टालने की आदत। ठीक है, चलिए आपके अंदर कौन सी ये 6 लक्षणों में से बर्बादी के लक्षण कौन से हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि वह घर से विद्यालय जाता है। तो वह घर से विद्यालय जाता है का क्या होगा, वह मतलब होता है सा। ठीक है, सा, और विद्यालय जाता है, विद्यालय का होता है विद्यालयम। यहाँ पे हलंत लगना चाहिए। देखिए जहाँ पर मैं बता रही हूँ वहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे हलंत होगा। गच्छति होता है, जाता है का मतलब होता है गच्छति, ता में छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, ता में छोटी की मात्रा। तो सगृहात् विद्यालयम गच्छति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। तो तुम दोनों का अर्थ जो होता है वो होता है युवाम। तुम दोनों का मतलब होता है युवाम। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो तो युवाम संस्कृतम पठता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि लड़के मैदान में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। तो बालका क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। ठीक है, क्रीडन्ति, खेलते हैं, खेलते हैं का मतलब होता है क्रीडन्ति। और कहाँ कहते हैं, खेलते हैं खेल के मैदान में। तो खेल के मैदान को हम कहते हैं क्रीड़ा क्षेत्रे। ठीक है, तो बालका क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रामपुर में रहता है। तो राम कहाँ रहता है, रामपुर में। तो रामः रामपुरे निवासति। ठीक है, क्या होता है, रामा रामपुरे निवासति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी बहुत तेज़, एक तो ये स्पीड में चलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए। क्या, खगा, खग, खग मतलब पक्षी होता है। खगा, कुंजरा, दाड़िमा, गोधूम, सरसिजम, नकुला, पिपीलिका, अश्वत्थथा। ठीक है, चलिए इन सभी के संस्कृत में अर्थ आपको लिखने हैं। तो क्या होता है, खग मतलब पक्षी होता है, आपको पता ही है पक्षी का पर्यायवाची क्या है, खग होता है ना। तो खग मतलब पक्षी होता है।
कुंजरा मतलब होता है हाथी, दाड़िमा मतलब होता है अनार का पेड़ या फिर अनार का फल, ठीक है। गोधूमा, गेहूं का विलोम, गेहूं का पर्यायवाची क्या होता है, गोधूम होता है, तो गोधूमा यानी गेहूं। नकुला मतलब नेवला, पिपीलिका मतलब चींटी, ठीक है। और अश्व तथा मतलब पीपल का पेड़ या सूर्य अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 11 से 19 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। देखिए अभी तक आपके जो संस्कृत में गिनतियां पूछी गई हैं, यानी जो संख्या पूछी गई वो 1 से लेकर 20 तक पूछी गई, इससे ज़्यादा नहीं पूछी गई है, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन्हीं को पूछा गया है, इससे आगे नहीं पूछा गया है। लेकिन आप लोग मतलब रिस्क मत लीजिए, आप 50 तक याद कर लीजिए, बाकी 1 से 20 तक एकदम पक्के से याद होने चाहिए। तो 11 को हम एकादशा कहते हैं, एकादश कहते हैं, 12 को द्वादश कहते हैं, द्वा मतलब 2, और 13 को त्रयोदश कहते हैं, 14 को चतुर्दश कहते हैं, 15 को पंचदश कहते हैं, 16 को षोडश कहते हैं। देखिए 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अलग से इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 को सप्तदश कहते हैं और 18 को अष्टादश कहते हैं, और 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 19 बहुत पूछा जाता है, 16 और 19 एकदम याद कर लीजिए। 19 को नवदश भी कहते हैं, एकोनविंशति और ऊनविंशति भी कहते हैं, ठीक है। 20 को विंशति कहते हैं, ठीक है। चलिए ये आपकी हो गई गिनतियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है, यानी जो वीडियो क्लिप होता है इससे क्या मतलब होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी संस्कृत में। तो जो संस्कृत में जो वीडियो क्लिप का महत्व क्या होता है, पहला है संस्कृत शिक्षक को ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देता है, बहुत ज़्यादा रुचिपूर्ण बनाता है, यानी कि बच्चों को आप छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से किसी चीज़ को दिखाते हो, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, तो बच्चे कितना खुश हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चे प्ले ग्रुप में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है कि वो स्कूल में जाएँ। पहली बार वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पे नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए बच्चों से मिलते हैं, और उनको बहुत घबराहट होती है। आपको पता है कि बच्चे अपनी मम्मी के अलावा किसी के पास नहीं जाते हैं, और फिर उनको एक नई जगह पर भेजा गया है जहाँ पर नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, तो क्या करते हैं वो बहुत रोते हैं, देखा होगा बहुत जिद करते हैं। तो टीचर क्या करती है, उनको पोएम की वीडियो दिखाती है। आपने अपने घर पर देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो पोएम की जो वीडियो होती है, जो कविता की जो वीडियो होती है, उनको देखना बहुत पसंद करते हैं, उनको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं था। या फिर वो क्या होते हैं गिनतियाँ सीखते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं कलर वगैरह की वीडियो देखते हैं, है ना, जो रंगों के बारे में बताते हैं वो वीडियो देखते हैं। तो बच्चों में इसमें रुचि भी आती है और बच्चों को वो चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा बनी रहती है, ठीक है। चलिए, तो संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। संस्कृत शिक्षण को अधिक आकर्षण एवं रुचिपूर्ण बनाने में उपयोगी है। इसके द्वारा छोटी छोटी फिल्मों को देखा एवं सुना जा सकता है, और ये छात्रों को कल्पनाशील भावों को प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है, यानी बच्चों को कुछ सोचने के लिए भी ये क्या करती है, प्रेरित करती है। नेक्स्ट है इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जैसे बचपन में सीखा गया जॉनी जॉनी यस पापा, ये आपका अभी आप बूढ़े हो जाते हो तब भी आपको याद रहता है, ठीक है, क्योंकि इसको आपने कितनी बार सुना, कितनी बार देखा होगा बचपन में, ठीक है। और आगे चल के जब आपके घर में, आपकी फैमिली में जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं वो भी देखते हैं, फिर आप भाई बहनों के बच्चे होते हैं वो भी देखते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं। चीज देखी हुई चीज़ को आपको क्या रहता है, आपके दिमाग में वो रहता है हमेशा के लिए, स्थायी मतलब हमेशा रहता है। सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, यानी कि सीखने में वृद्धि बच्चों के अंदर हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संस्कृत में कितनी विभक्तियां हैं और सभी विभक्तियों को बताइए। तो संस्कृत में कुल 7 विभक्तियां होती हैं और हिंदी में 8 होती हैं, ठीक है। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, कौन कौन से, उनके चिन्हों के साथ बताना है। तो पहली विभक्ति है क्या है, कर्ता। प्रथमा है कर्ता ने, द्वितीय है कर्म को, तृतीय है करण से के द्वारा, ठीक है। चतुर्थी संप्रदान के लिए, ठीक है। पंचमी है अपादान, यानी से, देखिए से यहाँ पर भी आया करण में भी और से यहाँ पर भी आया है, लेकिन जो यहाँ पर अपादान में से आए किसी चीज़ को अलग होने के अर्थ में बताया गया है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जैसे कि राम दिल्ली से घर आ रहा है, ठीक है, तो राम मान लो दिल्ली से लखनऊ आ रहा है, तो राम ने दिल्ली को छोड़ दिया है, यानी दिल्ली से अलग हो गया, ठीक है। इस तरीके से षष्ठी संबंध होता है विभक्ति के रूप में, जैसे कि का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। जैसे कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो का आ गया है ना।
इस तरीके से। सप्तमी यानी अधिकरण होता है में और पर, ठीक है। जैसे कि मेज पर किताब रखी है तो ये क्या है, अधिकरण है, ठीक है। कमरे में बिल्ली गई है तो ये क्या है, अधिकरण है। समझ में आ गया। चलिए, तो क्या क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कीके रारी रे और अधिकरण में पर। इस तरीके से रट डालो एकदम। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कीके रारी रे अधिकरण में पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2018 का पेपर शुरू करते हैं। दोनों पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है कृ धातु का लट लकार में रूप लिखिए। देखिए कृ धातु का मतलब होता है, कृ का मतलब होता है करना, ठीक है। कृ का मतलब क्या होता है, करना। तो कृ धातु का लट लकार में रूप, कृ धातु का लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक है। तो चलिए वर्तमान काल में क्या क्या रूप हैं, चलिए देखते हैं। तो कृ का अर्थ होता है करना, तो कृ धातु लट लकार यानी वर्तमान काल में देखते हैं। चलिए क्या होता है, करोति करुतः कुर्वन्ति, करोषि करुतः करुथ, करोमि कुर्वा कुर्मा। क्या क्या होते हैं, साथ में बोलते जाइए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को एक साथ पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष में क्या है, करोति करुतः कुर्वन्ति, जैसे आप पढ़ते हो पठति पठता पठन्ति, ठीक है। साथ ही साथ मेरे रिवाइज करिए, देखो आपको याद हो जाएगा। पठ धातु से और क्री धातु को साथ में पढ़ते हैं, पठति पठता पठन्ति। इसी तरीके से क्री धातु का क्या होगा, करोति करुतः कुर्वन्ति। फिर पठ धातु में क्या होता है, पठसी पठता पठत। इसी तरीके से क्री धातु में क्या होता है, करोषि कुरुता करुत, ठीक है। फिर क्या होता है, पठमी पठवा पठामा, ठीक है। तो करोमि कुर्वा कुर्मा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति में तीनों वचन के रूप बताइए। यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो तृतीय विभक्ति है उसको बताना है। तो अस्मद शब्द में देखिए तृतीय विभक्ति को ढूंढिए, ये है आपकी तृतीय विभक्ति, ठीक है। और इसके तीनों रूप को बताना है। ये आपका है एक वचन, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो क्या होता है, मया अवभ्याम अस्माभि, क्या होता है, मया अवभ्याम अस्माभि, मया अवभ्याम अस्माभि, ठीक है। अस्मद रूप बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, चलिए देखते हैं क्या कहा गया है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के एक एक उदाहरण दे तथा उसका वर्णन करें। चलिए दृश्य और श्रव्य सामग्री का एक एक उदाहरण देकर उनका हम वर्णन करते हैं। यानी कि यहाँ पर पता है आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है, क्वेश्चन वही पूछा गया है। ये कहा गया है कि बच्चों को दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और दृश्य श्रव्य सामग्री कौन कौन सी होती हैं। यानी कि दृश्य साधन क्या होता है, दृश्य सामग्री क्या होती है, उसके क्या उदाहरण होते हैं, और श्रव्य सामग्री क्या होती है, उसके क्या उदाहरण होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए डायरेक्ट आप उसकी परिभाषा लिखो और उसके उदाहरण को दे दो, बस बात खत्म, ठीक है। तो दृश्य सामग्रियाँ क्या होती हैं, उनके क्या क्या उदाहरण हैं, किस तरीके से बच्चों को आप पढ़ाएंगे। तो दृश्य मतलब होता है देखना, क्या होता है, देखना, जिन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ आप देखते हो, ठीक है। चलिए ऐसे साधन जिन्हें देखकर बालक शीघ्र सीखने में सहायता प्राप्त करता है, यानी कि जल्दी से सीखने में सहायता मिलती है, उसको मदद मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे मानचित्र के द्वारा आप बच्चों को पढ़ाते हैं, मॉडल के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, मॉडल दिखाकर। श्यामपट्ट पर भी बच्चे देख देख कर ही लिखते हैं। आप किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो वो वहाँ पर लिखते हैं, तो वो देखते हैं। चित्र के माध्यम से भी बच्चों को आप सिखा सकते हैं, वो चित्र को देख देख कर चीज़ों को सीख जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, का से कबूतर सीख जाते हैं। जैसे जॉनी जॉनी की कविता, जो आपकी पोएम लिखी होती है, वो जॉनी जॉनी पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन सिर्फ ये देखते हैं कि जॉनी बना हुआ है और वो क्या कर रहा है, लड्डू खा रहा है, उसके पापा जो उसे पूछ रहे हैं। बस ये देखकर बस तुरंत वो जैसे ही वो पेज ओपन करते हैं तुरंत पढ़ने लगते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तुरंत पढ़ने लगते हैं, है ना। चलिए श्रव्य सामग्री क्या है, श्रव्य सामग्री मतलब श्रव्य मतलब होता है सुनना, ठीक है। श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना। तो वे साधन जिन्हें सुनकर पाठ्यवस्तु समझने में सहायता मिलती है वो हमारे श्रव्य सामग्री है। जैसे आप, मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, तो वो आप सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री है जिसके माध्यम से आप पढ़ो, यानी कि आप PDF को देख भी रहे हो और मुझे सुन भी रहे हो, ठीक है। तो ये श्रव्य दृश्य दोनों सामग्रियाँ हैं।
लेकिन क्या होता है, आपको चीज़ें आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक आप अपने आप से पढ़ोगे और एक आप कोई आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी विषय में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी हेडिंग के बारे में कोई अच्छे से समझा देता है, तो उसमें आपको याद करने की या उसको समझने की आपको ज़्यादा क्या करनी होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होती है। तो श्रव्य सामग्री क्या करता है, ये सुनकर पाठ वस्तु समझने में सहायता इससे मिलती है, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है या फिर रेडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही आपके श्लोक दिया गया होगा और उसका अर्थ पूछा गया होगा। तो क्या श्लोक दिया गया, चलिए देखते हैं। श्लोक दिया गया है कि कोर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका कालेन चक्षुषा किम वा चक्षु विपीड़ैव केवलम। ठीक है, बहुत अच्छी यहाँ पर बात कही गई। यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें ये बोला गया है कि जिस प्रकार कानी आँख केवल पीड़ा देती है, किसी व्यक्ति की अगर आँख कानी हो तो क्या होता है, उसे बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो संसार की किसी भी चीज़ को नहीं देख पाता है। ठीक है, यानी उसे रास्ता नहीं दिखाई देता है। जब उसकी आँख कानी है, वो आँख से नहीं देख पा रहा, तो उसे संसार की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। ठीक उसी प्रकार ऐसे पुत्र के होने का क्या लाभ है जो ना तो विद्वान हो और ना ही धार्मिक। यानी कि ऐसे कहते नहीं कुपुत्र, यानी कि खराब पुत्र। ठीक है, ऐसे पुत्र से क्या फायदा जिससे आपको कोई लाभ भी नहीं है, और ना ही वो विद्वान ही है, ना ही वो धार्मिक ही है, ना ही उसे धर्म में कोई इंटरेस्ट है, ना ही उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है गोधूम तक्रम द्राक्षा कदली फलम द्युदलम बदरी फलम लोचमन। ठीक है, और पंख होगा यहाँ पे, पंख। ठीक है, यहाँ पे होगा, तो इसका क्या अर्थ है ये पूछा गया है। तो गोधूम को तो आपको पता है, गोधूम हम किसे कहते हैं, गेहूं को कहते हैं। तक्रम मतलब होता है छाछ, द्राक्षा मतलब होता है अंगूर, कदली फलम यहाँ पे हलंत होगा, कदली फलम केले को कहते हैं, केला होता है। द्विदलम दाल को हम कहते हैं, बद्री फलम हम बेर को कहते हैं, लोचनम यहाँ पे लोचमन नहीं होगा, लोचनम होगा, ना इधर होगा माँ उधर होगा। ठीक है, आँख होता है और पन्न मतलब होता है लंगड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 15 से लेकर 20 तक की संस्कृत संख्याओं को लिखिए। कितनी? 15 से लेकर 20 तक, यानी 5 आपकी संस्कृत में संख्या पूछी गई है। तो 15 को पंचदश कहते हैं, 16 को षोडश कहते हैं, 17 को सप्तदश कहते हैं, 17 और 18 को अष्टादश कहते हैं, 19 को नवदश या एकोनविंशति या ऊनविंशति कहते हैं, और 20 को विंशति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, अनुवाद करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए, कहा गया वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। ठीक है, वृक्ष पर कितने पत्ते हैं? वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। चलिए देखते हैं। वृक्षे त्रय पत्राणि सन्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अनुवाद कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको अगर टाइम मिलेगा जरूर बताऊंगी। वह विद्यालय से आता है। ठीक है, वह विद्यालय से आता है, तो क्या हो जाएगा? सह विद्यालयात, और यहाँ पे ता में हलंत होगा, विद्यालयात आगच्छति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया। नेक्स्ट कहा गया है राम के पास 2 फूल हैं। कितने फूल हैं राम के पास? राम के पास 2 फूल हैं। तो चलिए देखते हैं। रामेशु, यहाँ पे सा में ना छोटे उ की मात्रा होगी। ठीक है, रामेशु द्यु पुष्पम, माँ में हलंत होगा, द्यु पुष्पम अस्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? राम ने रावण को मारा। ठीक है, क्या किसने मारा? राम ने रावण को मारा। तो इसका क्या होगा? रामा रावणम, यहाँ पे माँ में हलंत होगा, हतवान। ठीक है, रामा रावणम हतवान, या आहनत भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपका पेपर है 2019, और चलिए देखते हैं 2019 में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि दा धातु का लट लकार में रूप लेके, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि क्री धातु, क्री मतलब करना, दा मतलब देना। ठीक है, और आपका पठ धातु मतलब पढ़ना, और आपका और क्या बताया था मैंने, और आपको बताया था
चलो मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, और मैंने आपको जो धातु अभी बताई थी उनको नोट कर लीजिए, और ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। तो चलिए दा धातु का लट लकार में रूप लिखते हैं कि दा धातु का लट लकार में, लट लकार आपको पता है वर्तमान काल होता है, इसमें रूप क्या है, ददाति दत्ता ददति ददासी दत्था दधत ददामी ददा ददावा, ठीक है, ददामा होगा, ददामा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावी युगे युगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही गई। यहाँ पर कहा गया है कि साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3। शशका खरगोश, द्राक्षा अंगूर, वृषभ बैल और चिक्रोड़ा, सॉरी, शशका, द्राक्षा, वृषभ और चिक्रोड़ा का आपको हिंदी में अर्थ बताना है। तो शशका का मतलब होता है खरगोश, द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर, वृषभ होगा, यहाँ पे होगा बैल, और चिक्रोड़ा का मतलब होता है गिलहरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 1 से लेकर 10 तक संस्कृत में गिनती लिखी है। अब आपको 1 से लेकर 20 तक रटी होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, तो एक का क्या था, एका, द्वितीय, त्रया, चत्वारा, 5वां है पंच, 6 है षट, 7वीं होती है सप्त, 8वीं को हम अष्ट और अष्टौ भी कहते हैं, 9 को हम नव कहते हैं और 10 को दश कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर से देखिए, क्वेश्चन रिपीट किया गया है दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखते हैं। रिपीट किया, देखिए क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा है, इसको क्या पढ़ा है, क्वेश्चन रिपीट किया है। चलिए देखते हैं। कहा गया है कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में लिखिए। तो इसकी उपयोगिता क्या होती है, बच्चों को अच्छे से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों में जो पाठ के बारे में उसको क्या बना सकते हैं, सरल, रोचक और रुचिपूर्ण बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दृश्य सामग्री क्या होते हैं, ऐसे साधन जिन्हें देखकर बालक शीघ्र सीखने में सहायता प्राप्त करता है, जैसे मानचित्र, मॉडल, श्यामपट्ट चित्र, ठीक है। और श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसमें बच्चे सुनकर वस्तु को समझने में इनको मदद मिलती है, सहायता मिलती है, जैसे टेप रिकॉर्डर और रेडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तत्सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तत् धातु के स्त्रीलिंग के बारे में। तो तत् मतलब होता है वाह, और ये तत् जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है वाह। और इसके क्या पूछा है, इसके द्वितीय और तृतीय विभक्ति के बारे में पूछा है। तो चलिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय बता देते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी के बारे में पूछा गया है। तो क्या होता है, सा, ते, ता, ताम, ते, ता, तया, तभ्याम और ता भी, तस्य, तभ्याम, तभ्या, तस्या, तभ्याम, तभ्या, तस्या, तयो, तासाम, ठीक है। इस तरीके से होता है। देखिए ये सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो सभी में रिपीट करते हैं, ठीक है, जिनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, सभी में रिपीट करते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनको मैं अच्छे से आपको ट्रिक से बता दूंगी ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुवाद बताया गया है। आई होप आपको अनुवाद बनाना आता होगा, आता है कि नहीं कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, क्या कहा गया है कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो इसका आपका अनुवाद क्या होगा, इसका अनुवाद होगा कि अहम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अहम इस तरीके से लिखिएगा, आ और हा में माँ, अहम इस तरीके से लिखिएगा, इस तरीके से नहीं, ठीक है। अहम प्रतिदिनम, हलंत लगाइए यहाँ पे, अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। देखिए जो मैं यहाँ पे ठीक कर रही हूँ उसको ठीक करते रहिए, ठीक है। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, ठीक है, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट कहा गया है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट कहा गया है कि, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहा गया है। नेक्स्ट कहा गया है कि तुम कहाँ रहते हो। फिर कहा गया है शाम पैर से लंगड़ा है। तो तुम कहाँ रहते हो, तो तुम का क्या होता है, त्वयम होता है, क्या होता है, त्वम।
तुम का क्या होता है, त्वम कुत्र निवसति, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ का मतलब होता है कुत्र, और निवसति रहना, कहाँ रहते हो, ठीक है। श्याम क्या है, पैर से लंगड़ा है, तो श्यामः पादेन खंजः अस्ति, ठीक है, लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा मतलब खंजा और पादेन मतलब पैर, तो श्याम पैर से लंगड़ा है, श्यामा पादेन खंजा अस्ति। वृक्षात फलानि पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो वृक्षान फलानि पतंती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका जो है देखते हैं कौन सा पेपर है। अब आपका पेपर शुरू होता है, चलिए 2020 शुरू होता है आपका 2020 पेपर, नहीं 2021 पेपर, चलिए शुरू होता है अब आपका 2021 पेपर। और 2021 पेपर में पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए लट लकार प्रथम पुरुष में 4 वाक्य संस्कृत में लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए किसमें, लट लकार में, यानी वर्तमान काल में आपको संज्ञा शब्दों का प्रयोग करके लिखना है 4 शब्दों को। और किसमें लिखना है, प्रथम पुरुष में लिखना है और सभी वचन में लिखना है। तो कैसे बनाओगे, तो प्रथम पुरुष में क्या है, वह पढ़ता है, तो ये एक वचन हो गया। वे दोनों पढ़ते हैं, द्विवचन मतलब 2 लोगों की बात हो रही है, तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो ये किसमें हो गया, द्विवचन में। और बहुवचन में क्या होता है, जब सभी की बात होती है तो बहुवचन का हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी एक के बारे में कहते हैं, जैसे कि वह पढ़ता है, तो वह क्या है, राम पढ़ता है, ठीक है। या फिर हम सिर्फ सीता के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। और वे दोनों पढ़ते, दोनों यानी कि द्विवचन की बात हो रही, 2 लोगों में, द्विवचन में हम 2 की बात करते हैं, बहुवचन में हम क्लास में बैठे सभी बच्चों की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो वह पढ़ता है, सा पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का होता है तो, और इसका होता है, आपको पता है, पठती पढ़ता पठंती होता है ना। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये पता होना चाहिए वाह का मतलब क्या होता है संस्कृत में, वे का मतलब क्या होता है, और वे सब का मतलब क्या होता है। और आपका देखिए कैसे आपका चुटकियों में तुरंत बन गया। और आपको पता है पढ़ने का क्या होता है, पठती पढ़ता पठंती, एक वचन में पढ़ती, दूसरे वचन में, द्विवचन में पढ़ता, और तीसरे वचन में यानी बहुवचन में होता है पठंती, सॉरी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, उतार लेना पढ़ती पढ़ता पठंती, और लिख देना वह का होता है साह, वे दोनों का होता है तो, और वे का होता है ते, यानी वे सब का होता है ते। तो सह पठती, तो पठता, ते पठंती, ठीक है। इसी तरीके से वह पढ़ती है। अब लड़की के बारे में कहा गया, किसी एक के बारे में कहा गया है, तो लड़कियों में हम लगाते हैं सा, और लड़कों में लगते हैं साह, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से उतार लेंगे पढ़ती पढ़ता पठंती, और हम वह पढ़ती है तो सा, वे दोनों पढ़ती हैं तो ते, और वे सब पढ़ती हैं तो ता, ठीक है। तो सा पढ़ती, ते पढ़ता, ता पठंती। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँ। इस तरीके से अनुवाद बनाते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए, फल गिरता है, एक फल की बात करी जा रही है यहाँ पर, यानी कि एक वचन की बात की जा रही है, एक फल की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, फल गिरता है। 2 फल की बात की जा रही है, 2 फल गिरते हैं, फल गिरते हैं, बहुत सारे फल गिरते हैं, ठीक है। तो फल गिरता है, तो गिरने की होती पतती, तो पतती पतता पतंती, क्या लिखोगे, पतती पतता पतंती। बस अब आपको पता होना चाहिए, एक फल के लिए आप फलम का यूज़ करते हो, 2 फल के लिए फले लिखते हो, और बहुत सारे फल के लिए फलानी लिखते हो। तो फलम फले फलानी, यानी फलम पतती, फले पतता, फलानी पतंती। समझ में आ गया। चलिए, आप जाते हैं, यानी किसी एक से कह रहे हो, यानी कि राम जा रहा है तो आप उससे कह रहे हो आप जाते हैं, या 2 लोग साथ में जा रहे हैं तो आप कहोगे आप दोनों जाते हैं, बहुत से लोग जाने तो आप सब जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जाने की क्या होती, गच्छति, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ठीक है। और आपकी क्या होगी, भवान, आप दोनों की होगी भवन्तौ, और आप सब की होगी भवन्ता, यानी भवान गच्छति, भवन्तो गच्छता, भवन्तः गच्छति। आई होप आपको इसी तरीके से अनुवाद बनाना भी आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से अनुवाद को बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अस्मद शब्द का रूप प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी व सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में बताइए, और ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। तो अस्मद शब्द का रूप प्रथमा, द्वितीय, तृतीया और सप्तमी विभक्ति में पूछा गया है। तो प्रथमा में क्या है, अहम आवाम वयम, द्वितीय में क्या है, माम आवाम अस्मान, और तृतीय में क्या है, मया अवाभ्याम अस्माभि, और चतुर्थी में क्या है, महाम अवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी में क्या है, मत अवाभ्याम अस्मत्, और षष्ठी में क्या है, मम अवयो अस्माकम, और सप्तमी में क्या है, मई अवयो अस्मास, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। चलिए
फिर देखिए वही पूछा गया कि 1 से 10 तक गिनतियां बताइए, तो एका, द्वितीय, त्रया, चत्वार, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, अष्टो, नव, दश सभी आपको याद हो गई होंगी। अब देखिए श्लोक, ये बहुत मेरा फेवरेट श्लोक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके आपको दिखाया और आई होप ये आ जाए तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा श्लोक है। यहाँ पर कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। चलिए, इसका अर्थ होता है, इस भाव का अर्थ है कि कौवा की तरह चतुर होना चाहिए। किसको? एक विद्यार्थी को। यहाँ पर जो भी बात की गई है विद्यार्थी के, यहाँ पर 5 लक्षण बताए गए हैं। देखिए, विद्यार्थी पंच लक्षण, 5 लक्षणों को बताया गया है। पहला क्या कहा गया है? काका चेष्टा बको ध्यानम। काका चेष्टा यानी कि कौवे की तरह चतुर होना चाहिए। बको ध्यानम यानी बगुला की तरह ध्यान करने वाले। क्या? श्वान निंद्रा, श्वान मतलब होता है कि हम कुत्ता कह सकते हैं, कुत्ते की तरह कम निंद्रा, कम नींद लेने वाला। तथैव च, ठीक है, तथा क्या है? अल्पहारी ग्रह त्यागी, तथा क्या है? कम खाने वाला और ग्रह का त्याग करने वाले ही विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं। यानी विद्यार्थी के 5 सबसे अच्छे लक्षण वो होते हैं जो एकदम कौवे की तरह चालाक हो, बगुले की तरह हमेशा ध्यान रखने वाला हो और कम सोने वाला हो, कुत्ते की तरह कम सोने वाला हो, कम खाने वाला हो और घर को त्याग देने वाला हो। ऐसे व्यक्ति के, ऐसे विद्यार्थी जो जिनके पास सबसे अच्छे लक्षण होते हैं। ठीक है, और इसको और बढ़ा चढ़ाकर अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक विद्यार्थी को कौवे की तरह जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए, बगुले की तरह मन लगाना यानी ध्यान करना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए, काम से काम और आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए और ग्रह त्यागी होना चाहिए। यही 5 लक्षण एक विद्यार्थी के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकरण वाचन के उद्देश्य बताइए। तो अनुकरण वाचन के निम्न उद्देश्य, पहला है शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करना। यानी शिक्षक, आदर्श वाचन का मतलब होता है शिक्षक आपको जो भी आइडियल जो लेक्चर आपको देता है, ठीक है, यानी कि आपको जो शिक्षक जो भी आपको पढ़ाता है उसकी नकल करना, उसके सभी चाहे वो पढ़ाने से रिलेटेड हो या भी उनके अंदर कोई भी अच्छाइयाँ हो, उनके सभी गुणों को क्या करना, उनकी नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन कहलाता है। जैसे शिक्षक पढ़ाते जाते हैं और बच्चे पीछे पीछे उनकी नकल करते जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? अनुकरण वाचन कहलाता है। इसमें उच्चारण को शुद्ध बनाना, बच्चों का उच्चारण इसमें क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। जब टीचर का उच्चारण यानी कि जब वो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके बोलने का तरीका शुद्ध होगा, वो शुद्ध रूप से आपको पढ़ाएगा तो बच्चा भी शुद्ध बोलना सीख जाएगा। वाचन में गति एवं प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए। अब टीचर बहुत तेज तेज पढ़ रहा है तो बच्चा भी बड़ी तेज तेज पढ़ेगा, टीचर एकदम स्लो स्लो पढ़ रहा है तो बच्चे भी नींद में आ गए, पता चला नींद उनको आ रही है पढ़ते पढ़ते, है ना। तो ऐसे पढ़ना चाहिए, उनकी गति और उनको प्रवाह का एकदम ध्यान रखना चाहिए कि हम किस गति और किस प्रवाह में, किस लय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, वाचन करते समय अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़े तो उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। बिना अर्थ के ज्ञान प्राप्त करना बेकार है। जब किसी के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, किसी भी आपके वाक्य के बारे में, किसी शब्द के बारे में जब आपको उसका ज्ञान ही नहीं होगा तो पढ़ने से फायदा ही क्या है। तो जब भी आप जिस भी चीज़ के बारे में, जिस भी विषय के बारे में पढ़ रहे हो उसका पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए फिर से आपके अनुवाद बनाने के लिए आगे, और अनुवाद बनाना टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए अनुवाद बनाने में पहला अनुवाद क्या पूछा गया? तुम पढ़ते हो। तो तुम का क्या होता है? त्वम। क्या होता है? त्वम। आपने भी पढ़ा होगा कि तुम पढ़ते हो, तो पढ़ने का क्या होता है? पठसी। त्वम पठसी क्या हो जाएगा? त्वम पठसी। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहा गया है कि हम दोनों जाते हैं, तो गच्छता मतलब जाना होता है, हम दोनों यानी आवाम, हम दोनों भी आपने पढ़ा था। आवाम क्या होता है? आवाम गच्छता, शायद यही होगा। आवाम क्या होता है? हाँ, आवाम गच्छता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वे सब, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। तो मैं का तो आपने पता है, अहम पढ़ा था, प्रतिदिन का प्रतिदिनम पढ़ा है, खेलने का होता है क्रीडंती, सॉरी क्या होता है? क्रीडयति। तो अहम प्रतिदिनम क्रीडयति। ठीक है, फिर क्या है? नेक्स्ट है विपणि का मतलब होता है कि बाजार। ठीक है, तो क्या होता है? नेक्स्ट पूछा गया है कि वे सब बाजार गए।
तो वे सब यानी जितने लोग थे सभी लोग बाजार गए, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम बनाएंगे ते विपर्णी गच्छ, ठीक है, ते विपर्णी गच्छ। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन कहा गया है कि लंग लकार, ये आपका ये लंग लकार इस तरीके से लिखा जाता है, लिंग लकार, ठीक है। लंग लकार का इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से लिखा जाता है, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, या आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लंग लकार भूतकाल के लिए किसके लिए प्रयुक्त होता है, भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है, और इसमें आपको उदाहरण देकर बताना है। चलिए क्वेश्चन पढ़कर एक बार दिखा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंग लकार किस काल के लिए प्रयुक्त होता है, 2 उदाहरण लिखिए। तो लिंग लकार जो है वो आपका किसके लिए प्रयुक्त होता है, लिंग लकार जो है ये आपका भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए हाँ ये देखिए, तो लिंग लकार आपका क्या है, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये आपका भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। और इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे उसने पढ़ा, या उन दोनों ने पढ़ा, या उन सब ने पढ़ा, तो हम क्या लिखेंगे, सा अपठत, तो अपठताम, ते अपठन, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। चलिए अब लास्ट आपका 2022 में जो पेपर हुआ था, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। चलिए ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा संस्कृत को बहुत अच्छे से पढ़िए, एकदम टेंशन मत लीजिए, सभी आपका अच्छे से हो जाएगा। और क्या करना है आपको, जो धातु मैंने आपको बताई वो आप सारे लकारों में पढ़ लीजिए, लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, ठीक है, ये आप लट और लिंग बहुत ज़्यादा पढ़िएगा, लट लिंग लकार ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको पढ़ लीजिए। जैसे ही मैं सारे आपको चैप्टर कवर करा दूंगी, सारे प्रीवियस क्वेश्चन को जैसे ही मैं कंप्लीट करा दूंगी, सबसे पहले आपको ये लकार आपको सिखा दूंगी कि किस तरीके से आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। फिर क्या है, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृत शिक्षण में जैसे आपकी हिंदी शिक्षण में होती हैं विधियां ना, ये आपसे एक से लेकर 10 तक जो आपकी गिनतियां हैं, ठीक है। तो संस्कृत शिक्षण में जो विभिन्न विधियों के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता है जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, मांटेसरी विधि होता है, पेंसिल पकड़ के बच्चों को सिखाया जाता है, किंडरगार्टन विधि खेल विधि के माध्यम से, डाल्टन विधि खेल विधि के माध्यम से, प्रोजेक्ट विधि, मौखिक विधि, पारायण विधि और वाद विवाद विधि, यानी आपस में जो बच्चे एक दूसरे से पूछ कर सीखते हैं, ठीक है। तो इन सभी विधियों का ध्यान रखकर संस्कृत में ये सभी विधियां जो आपकी होती हैं वो क्या होती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये सभी विधियां आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये सभी विधियों इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या पूछा गया है कि धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। किसको हम धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पठती क्रिया का मूल रूप पठ धातु होता है, ठीक है, पठ मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है, यानी एक कच्चा माल की तरह है। इनकी संख्या 2012 है। दूसरे शब्द में कहे तो संस्कृत का लगभग हर शब्द अन्यथा धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो मेन आपको ये कहना है, आपको ये सिर्फ लिखना है कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, और कौन कौन सी धातुएं होती हैं, जैसे क्रि धातु आपकी हो गई, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे आपकी हो गई क्रि धातु, ठीक है, आपकी कौन सी धातु होगी, जैसे आपकी हो गई क्रि धातु, ठीक है, जैसे करना, भू धातु, ठीक है, स्था धातु, अन, ज्ञा, युज, गम, मन, जन, दृश्य आदि, ये सभी आपकी क्या होती है, प्रमुख धातुएं होती हैं, ठीक है। तो इनके उदाहरण बताते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, फिर से एक बार बता दें कि आपको कैसे लिखना, आप धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। निम्नलिखित धातुएं हैं, क्रि धातु, ठीक है, क्रि, गम, ठीक है, क्रि धातु हो गई, कम धातु हो गई, पठ धातु हो गई, ठीक है, ये सभी आपको धातु, जितने भी धातु हैं, आपकी दा धातु हो गई, ये सभी धातुएं आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको उदाहरण डालना है, उदाहरण में क्या लिखना है, क्रि धातु यानी करना, कुछ उदाहरण बता देने, जैसे क्रि धातु, क्रि का मतलब होता है करना, ठीक है, इसमें कहते हैं करोति, कुर्ता, कुर्वन्ति, ठीक है, आपको सिर्फ ति, ता और अंति लगा देना है। भू धातु यानी भू धातु का मतलब होता है होना, तो भवति, भवता, भवंती, ठीक है। दा धातु मतलब देना, यानी ददाति, दत्ता, ददति, ठीक है। और ये आपकी धातुएं हो गई जो आपने इनको उदाहरण बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी की तरह संस्कृत भाषा की वर्णमाला को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका है स्वर और दूसरा आपका क्या है, व्यंजन, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या है, ये जो हमारे संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो हमारे हिंदी में कितने होते थे, 11 होते थे। संस्कृत में देखिए क्या है, आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, और इसमें ली भी लिखा जाता है, ठीक है, ली भी होता है, री, लिरी, ए ओ औ, ठीक है। गिनिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए, इन्हें पाणिनि व्याकरण में अच कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। फिर बाकी तो आपको पता है वैसे ही, कावर्ग, चावर, टावर, तावर, पावर, और अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन सभी वही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि संस्कृत में 4 फलों के नाम बताइए। कितने फलों के नाम, 4 फलों के नाम पूछे गए हैं। तो अगर इस तरीके से पूछता है तो आपको अपनी मन मर्जी के फल लिखने हैं जो आपको याद हो। तो चलिए देखते हैं, संतरा जिसको हम नारंगम कहते हैं, संतरा मतलब क्या होता है, नारंगी भी बोलते हैं ना, तो नारंगम होता है, नारंगी कलर का होता है, ठीक है। आम जिसको हम आम्रम कहते हैं, अंगूर यानी द्राक्षा होता है, अनार यानी दाड़िम होता है, नारियल जिसे हम नारिकेलम कहते हैं, सेब यानी सेबम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखो, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि संस्कृत में ऑडियो वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, संस्कृत शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और रुचिपूर्ण बनाने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ना। इसके द्वारा हम छोटी छोटी फिल्मों को बच्चों को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, और ये छात्रों को सोचने के लिए, उनको भावों को प्रकट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करता है, उतावला करता है, उसको प्रेरित कर देता है। तो चलिए, संस्कृत शिक्षण को अधिक आकर्षक एवं रुचिपूर्ण बनाने में उपयोगी है। इसके द्वारा छोटी छोटी फिल्मों को देखा एवं सुना जा सकता है, और ये छात्रों को कल्पनाशील भावों को प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, जब हम बच्चों को छोटी छोटी फिल्म दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है, जो वो चीज़ें देखेंगे, जो सुनेंगे, वो ज़्यादा उनके दिमाग में बस जाती है। तो इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या होता है, ये हमेशा स्थायी होता है, ठीक है। सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, यानी उनके अंदर उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें ये अनुवाद पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या अनुवाद पूछे गए हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला अनुवाद पूछा गया है, बालक हंसता है, शीला ने पुस्तक पढ़ी। तो बालक हंसता है, तो इसमें हम क्या अनुवाद बनाएंगे कि बालक हंसता है, तो हम क्या कहेंगे, बालका हसती। हसती देखिए यहाँ पर गलत लिखा है, हसती आपको यहाँ लिखना है, ता में छोटी गी मात्रा लगानी है, ठीक है, ये गलत है। तो बालका हसती। शीला पुस्तक पढ़ती है, शीला पुस्तकम हलंत लगेगा, अपठत में भी हलंत लगेगा, शीला पुस्तकम अपठत, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्ते गिरते हैं, बंदर दौड़ेंगे। क्या पूछा गया, पत्ते गिरते हैं और बंदर दौड़ेंगे। तो पत्ते गिरते हैं क्या हो गया, पत्राणि पतंती, ता में छोटी की मात्रा होगी, याद रखिएगा, ठीक है। और वानरा धाविष्यंती, ठीक है। इस तरीके से आपके ये 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न, लघु उत्तीर्ण प्रश्न हैं, ये सभी आज कंप्लीट हुए। और इस तरीके से आप अपने पेपर की तैयारी करते रहिए, और मुझे जैसे भी जैसे ही मैं आपके क्या बोलते हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको संस्कृत के जो आपको किस तरीके से जो और भी बाकी जो आपके धातु हैं उनको कैसे बनाएं, उनको कैसे याद करें, इनके बारे में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी। अनुवाद कैसे करें ये भी बहुत अच्छे से सिखा दूंगी, परेशान मत होइए, अभी बहुत टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपको तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने, अच्छे से पढ़िए। और यहाँ से संस्कृत की आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी, और आप इसका रिवीजन करती रहिए, मल्टीपल रिवीजन करिए। इसके अलावा संस्कृत में कुछ नहीं पढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ जब मैं आपको लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी, यानी कि जब रिविज़न कराऊँगी, कंप्लीट रिविज़न कराऊँगी, तब आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से मैं आपको एक वीडियो, आपकी थोड़ी सी एक वीडियो संस्कृत में एक अलग से डाल दूँगी, किस तरीके से आप को कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक और भी ज़्यादा याद करने हैं और कौन से नहीं। बस ये इतनी चीज़ें आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लोगे तो भी आप आराम से 90+ मार्क्स ले आओगे, लेकिन आपके डाउट को क्लियर करने की वजह से मैं वो वीडियो बना दूंगी, ठीक है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं कि टाइम ना मिले तो मैं बना दूँ, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जल्द से जल्द सॉल्व करा दूँ। तो आपको इतनी सारी वीडियो जो मैंने आपको संस्कृत में दी है ये इनफ है, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एक दिन में 2-2 3-3 पेपर होते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा रिविज़न पूरी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है।
तो कम पढ़ें, सॉलिड पढ़ें और अच्छा पढ़ें, ठीक है, जो आपके हमेशा स्थायी रहे और आपको याद रहे। तो इसी तरीके से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।